जी सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। इस वीक के अंदर केएससी इंडेक्स ने बड़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई है और मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जो पूरा जून का महीना जो हमारा गुजरा है, ऑलमोस्ट रफली इंडेक्स ने 10.5% की परफॉर्मेंस दिखाई है, जो कि कमाल परफॉर्मेंस है। ओवरऑल अगर 20 साल की आप एवरेज देखें केएससी इंडेक्स की, तो तकरीबन ये 20% पर ईयर परफॉर्म करता है और सिर्फ सिर्फ लास्ट मंथ के अंदर इसने 10.5% परफॉर्म किया, विच इज एक्सेप्शनल। इसके अलावा जो है हमारी जो ऑलरेडी बुल्स एंड बियर्स की कॉल्स आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है एंड यू कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस बाय टेकिंग दी कोर्सेज एज वेल। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ये भी अनाउंसमेंट करता चलूँ, जो मेरा कोर्स है जो फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट था, अब नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट मास्टरी। उसका नाम हमने चेंज कर दिया है। सो दिस इज नाउ इन्वेस्टमेंट मास्टरी 3.0। और ये इसके अंदर अगेन मैं सारे फंडामेंटल्स किस तरीके से आपने कंपनी को देखना होता है, ये सारे फैक्टर्स बताता हूँ। मैं 1 मिनट लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि कोर्स की जो डिजाइनिंग है वो हमने किस तरीके से की हुई है। एंड साथ साथ बल्कि एक काम ये करता हूँ कि मैं आपको स्क्रीन पे पहले दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आप इसको जाके यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। आप लोग यहाँ पे आएंगे sarmaya.pk, यहाँ पे ट्रेनिंग्स में जाएंगे, नीचे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मास्टरी लिखा हुआ है। लास्ट डे रह गया हुआ है जब आपको ये बुल्स एंड बीएस मिलेगा, तो दिस विल बी द लास्ट डे फॉर गेटिंग द डिस्काउंट। तो आप लोग इसके लिए रजिस्टर यहाँ पे आके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी बंदा जो नोविस है, नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो गया या फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो गया, हर बंदे के लिए इसमें काफी ज्यादा डिटेल्स में चीजें बताई गई हुई हैं। शुरू के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया कि म्यूचुअल फंड्स जो है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट अगेन उन्होंने जॉब करनी होती है या बिजनेस करना होता है, तो टाइम बचाने के लिए दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपने जाना है, किस टाइम पे स्टॉक मार्केट आपकी फ्रेंडली रहेगी या रिस्क ऑफ फैक्टर्स रहेंगे, तो ये अगेन पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत डिटेल में कवर किया होता है। फिर उसके बाद ही शुरू में ही मैं आपको पोर्टफोलियो की एलोकेशन बताना सिखा देता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए, या फिर आपको अगर रिस्क ऑफ फैक्टर्स हैं, टी बिल्स, बॉन्ड्स, गोल्ड वगैरह, उधर कितना आपको पोर्टफोलियो एलोकेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो कई दफा मैं बुल्स एंड बीएस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता होता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमी के जितने भी नंबर्स आजकल आ रहे हैं, ये काफी अभी तो खैर बहुत अच्छी आ रहे हैं, लेकिन 2022 के अंदर जो है ये काफी हद तक हमारे खराब थे इंडिकेटर्स। तो उस टाइम पे मैं स्टॉक मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहा था, मैं रिस्क ऑफ फैक्टर्स में करा रहा था। तो अगेन वही इंडिकेटर्स हम पढ़ते हैं। फिर अगेन लीडिंग इंडिकेटर्स में एक और लेक्चर है, ये ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं दुनिया के। वो आपको पता लगता है कि जैसे यूएसए के हम नैस्डैक की बात करते हैं, मैं और फराज जब आपको बताते हैं कि नैस्डैक कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो सारे इंडिकेटर्स आपकी मैक्रो इकोनॉमी देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक सीरीज स्टार्ट होती है स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स के अंदर सेक्शन में मैं काफी डिटेल में जाता हूं। सिर्फ हम एक कंपनी को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं। हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, वैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ द कंपनी, इन्वेंट्री एनालिसिस ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ द कंपनी, बिजनेस एनालिसिस ऑफ द कंपनी। तो इसके बाद आप एक्सप्लोसिव स्टॉक्स आप किस तरह से आप पकड़ सकते हो। फिर उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ द कंपनी, और फिर जो लास्ट होता है उसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर काफी हद तक डिस्कस करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर तक आप लोगों के साथ अपना पोर्टफोलियो जो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम भी आप जो इन्वेस्टर जीनी के मॉडल के अंदर जो मेरी कंपनीज आ रही थी, मैंने जून के स्टार्ट में भी शो आप लोगों की थी। मैं दिखाता हूं कि आप लोगों की परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो पहले फराज भाई की तरफ चलते हैं। और फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा रिव्यू भी मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार ज़बरदस्त, और जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है, मेरे ख्याल में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, वो भी काफ़ी हद तक खुश होंगे। लास्ट वीक जो हमारी एक एनालिसिस था बहुत परफेक्ट बैठा। उसमें मैं ये कह रहा था कि पहले तो मैक्रोस के ऊपर आपने जो इंडिकेटर्स बताए थे वो सारे पॉजिटिव थे, और फिर मैंने उस पर टेक्निकल्स के ऊपर सेकंड किया था कि गोइंग फॉरवर्ड यानी कि जुलाई से हमारी मार्केट में रैली नज़र आएगी। और उस दिन से अब तक यानी कि इस मंडे से मार्केट ने 10,000 पॉइंट्स की तेज़ी दिखा दी है, और स्टिल ये अभी यहाँ पे रुकी नहीं है, आगे भी परफॉर्म करेगी। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। ओके, सो हमने जस्ट लास्ट टाइम जब एपिसोड कर रहे थे 122,000 पे था, और जिसमें हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद कहा था कि जुलाई जो है उसमें रैली नज़र आएगी। सो वही हुआ। अब तक पहले 5 दिन के अंदर 10,000 पॉइंट्स बढ़ गए और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस।
फिर अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट फ्राइडे हम डिस्कस कर रहे थे गोल्ड इस जगह पे कहीं था और हम डिस्कस कर रहे थे कि 3240 3260 के रीजन में आएगा तो बाय करें। और मैं आपको फेसबुक पे अपने अकाउंट के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा। सो वैसे ही हुआ एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, उसी सपोर्ट के ऊपर आया जिस और वहाँ से ये $100 बढ़ गया और अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। सो वहाँ पे फिर फेसबुक पे भी मैंने आप लोगों को रियल टाइम बता दिया था कि आज ये सपोर्ट टेस्ट हो गई है और 3280 से ऊपर गया। सो फिर आप इसको बढ़ता हुआ ही देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट टाइम हमने पाक ऑक्सी को डिस्कस किया था और कहा था कि ये इजीली 220 तक जाएगा। इसका भी टॉप नहीं डिफाइन हुआ, अभी ये बॉक्स से ब्रेक हुआ है और बहुत बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस और 220 प्लस किया और उसके बाद अब 216 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेजेस, ये भी हमारी एंट्री 129 132 की रिकमेंडेड थी और उसके बाद सीधा जाके उसने 145 को टेस्ट किया और मैंने ये कहा था कि इजीली अपने नए हाइज़ भी लगाएगा और उसने अभी नए हाइज़ भी लगाए हैं। स्टिल इसका टॉप नहीं है। सो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और ये कुछ हाइलाइट्स थी जो मैंने अभी दिखा दी हैं। बाकी हम आगे जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स या स्क्रिप्ट्स को देखते हैं वो डिटेल से आगे चल के बात करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैक्रोस के ऊपर क्या कुछ नया चल रहा है और सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है अभी आपको? बिल्कुल मैक्रोस पे चलते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा। आपने अपने व्यूअर्स को बताया था कि जब ये मार्केट दोबारा से चलेगी तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि आपके स्टॉक्स जो हैं वो कुछ निस्बतन जो पोर्टफोलियो में होंगे वो ज़्यादा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही होगी और इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसके पीछे थोड़ी सी रीज़न बता दें, साइकोलॉजी बता दें। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा सरमाया की वेबसाइट पे जाके भी मैं एक फीचर है कंपैरिजन वाला, मैं वो भी व्यूअर्स को शो करूँ। अच्छा देखें, जब इंडेक्स परफॉर्म कर रहा होता है तो आपके यूजुअली जो फर्स्ट ईयर स्टॉक्स हैं जो हैवी वेट्स हैं इंडेक्स के, स्पेशली आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, एफएफसी हो गया, ये चीज़ें परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। तो राइट नाउ इस टाइम जो इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आए वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से थे। अब अभी जो मार्केट परफॉर्म कर रही है, जो आपके बिल्कुल थर्ड ईयर स्टॉक्स थे जो लास्ट वीक ऑफ जून में चल रहे थे, 2-3 रुपए वाले शेयर्स बढ़ना शुरू हो गए थे, 5-6 रुपए के हो गए थे, अब उनको देखेंगे आप वो बिल्कुल साइडवेज होना शुरू हो गए हैं और जो रैलीज हैं वो कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं आपको फर्स्ट ईयर स्टॉक में। फर्स्ट ईयर स्टॉक में और कुछ साइड बोर्ड्स ऐसे जो लैग कर रहे थे उनके ऊपर भी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। सो इसके ऊपर डिटेल से आगे जो आज के हमारी टॉपिक्स हैं उस पर भी इसी तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल साइडवेज हुए हुए थे, बिल्कुल डल हुए हुए थे और अब वो परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, वो हम आज हाईलाइट करेंगे। बाकी आप बताएं सरमाए की वेबसाइट के ऊपर कंपैरिजन करके, सो ये किस तरीके से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, परफेक्ट। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। मुझे याद है कि हम बहुत शुरू से, जैसे दिसंबर जनवरी का पीरियड चला था, तब से हम ये बताना शुरू हो गए थे कि जो आपका आगे आने वाले वक्त में जब बजट होगा, बजट से पहले पहले जो आपके जितने भी महीने होंगे उसमें जो आपके थर्ड टायर जो स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स जो है वो थोड़े से इंप्रूव कर रहे हैं, ये ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जितने भी आपके ब्लू चिप्स जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर चुकी हैं। तो जो आपके लैग कर रहे होते हैं स्टॉक, जो पीछे रह जाते हैं, जो सेक्टर्स पीछे रह जाते हैं, उन्होंने कैचअप करना होता है। तो ये दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड के मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो वो जब वो कैचअप कर गए थे तो उसके बाद अब यही हुआ है कि जब बजट आपका आ गया, चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आगे इकोनॉमी कहाँ पे जाने वाली है, तो अब जो आपके जितने भी ब्लू चिप सेक्टर्स कह लें, आप बड़े बड़े जो स्टॉक्स कह लें, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ दिखाने लगा हूँ। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू दी सरमाया न्यू वेबसाइट, ठीक है। और अगर यहाँ पे आते हैं हम, मिज़ान बैंक को मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये देखिए, ये देखिएगा, ये अगेन रेशियोज वगैरह यहाँ पे काफ़ी हद तक मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी। अभी जो हम स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी हम इसको मजीद में डिटेल में जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्टर नज़र आता है कि अगर लेट्स सपोज अगर आपने एक कंपनी का एनालिसिस करना है और जाहिर सी बात है आपने फौरी तौर पे देखना है कि कौन कौन से बैंक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, तो मिज़ान बैंक चूंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे मैं किसी भी बैंक्स को साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे बैंक अल्फला है, द बैंक ऑफ फैबर है, इस तरीके से मैं और देख लेता हूँ, अस्करी बैंक को देख लेता हूँ, फिर इसके साथ जो है मैं फैसल बैंक को देख लेता हूँ, नेशनल बैंक हो गया, अलाइड बैंक हो गया, आपका बैंक इस्लामी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मिज़ान बैंक वैसे मैंने खोला हुआ है, HBL जो है ये हो गया, चल मिज़ान बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं, बैंक अल हबीब हो गया आपका। इन सबको आप सिलेक्ट कर लें, ऐड टू कंपैरिजन करेंगे
तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपकी जो मार्केट है वो ओवरऑल जो बैंक्स हैं वो कैसे परफॉर्म करें। अच्छा, ये मैंने 1 मंथ को सिलेक्ट किया है बिकॉज जैसे ही बजट आपका गुजरा है तो बैंक्स ने काफी जबरदस्त यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये ग्राफ का मुझे एक बहुत अच्छा फीचर ये लगा है कि ये 100 से स्टार्ट होता है। सो 100 से लेके अभी तक जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही है, आई थिंक दैट इज इन BIPL। तो बैंक इस्लामी ऑलरेडी अगेन फराज भाई की पिक भी दी हमने, 2-3 वीक्स पहले इसकी कॉल भी दी थी। 55% एक महीने के अंदर इसकी परफॉर्मेंस है और फैसल बैंक की तकरीबन 35% परफॉर्मेंस है। तो आप इस डाटा को बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपने सिंगल रेशियोज देखनी है तो यहाँ पे एक फीचर है जिसमें आप खुद से एडिट रेशियोज करके सारी चीजें इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें फाइनेंशियल है, आपकी ग्रोथ रेट है, लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी के आपके जितने भी हैं, कोई भी आप सिलेक्शन करना चाहो आप उसकी बेस के ऊपर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज देखना चाहते हैं उसकी बेस के भी आप ऊपर कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर नीचे आ जाएं तो ये आपके पास जहाँ कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज के भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से ये 1 ईयर ग्रोथ देखें आप, बुक वैल्यू में कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। यहाँ पे अगर आप देखो अस्करी बैंक में काफी जबरदस्त ग्रोथ नजर आई है। इसके अलावा जो है आपको BIPL 21% इसकी ग्रोथ नजर आ रही है। इसके अलावा जो है बाकी आपके यहाँ पे कॉमन इक्विटी, करंट रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, खैर बैंक्स की तो नहीं होती इतनी, बट बाकी सारी चीजें आप अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से देख सकते हैं। ये 1 ईयर ग्रोथ किसमें अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से रही है। ऑलरेडी हम काफी अरसे से बताते आ रहे थे कि बैंक्स के प्रॉफिट्स इतने ज्यादा नहीं आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, बिकॉज इसकी रीजन यही है कि आपके जब भी इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़े से नीचे जाते हैं तो इनके थोड़े से ओवरऑल रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया। नेशनल बैंक ने एक साल में बेहतरीन परफॉर्म किया तो वो तकरीबन 125% इसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। सो ये डाटा आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से इस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इन्वेस्टो जीनी का जो मेरा ओवरऑल एक महीने का जो रिजल्ट है ये आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। KSE 100 इंडेक्स, ये सिर्फ जून का मैं दिखा रहा हूँ। KSE 100 इंडेक्स ने 10.5% परफॉर्म किया है। इन्वेस्टो जीनी का जो मॉडल है जो मैंने आप लोगों को जून के स्टार्ट में भी दिखाया था और मैं अलमनाई के साथ ये शेयर करता हूँ, दिस इज अराउंड 15.8% इसने ऑलरेडी इसमें परफॉर्म किया है। ऑटो को मैंने इसमें से कट करके ओवरऑल दिखाया कि 17.6% आपका ओवरऑल रिजल्ट है। ऑटो का क्यों मैंने कट किया, ऑलरेडी अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, एक महीने के हिसाब से ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पता था कि बजट के अंदर जो है ऑटो के लिए अच्छी न्यूज नहीं थी। उसकी वजह से अगर मैं इसको कम भी कर देता हूं तो तकरीबन 17.6%। सो वी आर बीटिंग द मार्केट बाय 17%। सो ये एक बहुत रेयर चीज होती है कि जिसको बेस के ऊपर आपको ये आइडिया हो। और ये जो मैं ओवरऑल एक्सेल फाइल में आप लोगों को कभी कभार दिखा देता होता हूँ, ये अगेन मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर होती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट सरमाया वेबसाइट के ऊपर हमने डाला है, यही स्कोरिंग जो है वहां पे भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगेन आप लोग इसको खुद से भी जाके टैली कर सकते हैं, खुद से रिजल्ट्स इसके देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग कि किस तरीके से मैं कंपनीज को पिक करता हूँ हर क्वार्टर के अंदर, अच्छी कंपनीज कैसे आ जाती हैं, तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स एज वेल। अच्छा, अब इस वीक के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, सो लास्ट वीक के अंदर ये सारी हमारी जो न्यूज़ थी वो मैंने सारी कवर कर दी हुई है। इस साल की जो हमारे जो न्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले तो ये है कि इंटरनेशनली देखा गया कि फिस्कल ईयर जो हमारा लास्ट गुजरा है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन दिस रीजन। जो हमारे एशिया के अंदर रीजन है, 60% इसकी परफॉर्मेंस थी। एंड बाय द वे लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग इस टाइम चल रही है 6.5। जितने भी हमारे एशिया के अंदर बाकी कंट्रीज हैं उनकी जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो डबल डिजिट्स में है। इसका क्या मतलब है कि आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसको ऊपर जाने का। सो अभी भी लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि बहुत ज्यादा ऊपर चली गई मार्केट, क्या हम वेट करें, नीचे आएगी दोबारा परचेज करें। देखें मार्केट आपके सामने बस जाती जा रही है ऊपर, तो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, उसको फौरी तौर पर इन्वेस्ट करें एंड बी पार्ट ऑफ दिस राइजिंग मार्केट, ठीक है। दूसरा सीमेंट जो है वो डिस्पैचेस थोड़े से कम हुए हैं, 16% जून 2025 में नीचे आए हैं। ईयर ऑन ईयर देखा जाए 2% इसके अंदर इजाफा है। 30% जो है एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा आप लोगों को नजर आया है। काफी हद तक जो है सदर्न रीजन के अंदर जितने आपके सीमेंट की कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो 30% एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर उसके बाद जो है ट्रेड बैलेंस हमारा इस टाइम पे -$2.3 बिलियन पे है।
अभी 2-3 महीने पहले ये -3.4 बिलियन डॉलर्स पे था, तो अब ये मजीद थोड़ा सा बेहतर हो गया है। सो दिस इज अगेन अ गुड साइन। खैर अभी भी इंपोर्ट्स वगैरह थोड़ी सी ज्यादा है हमारी, लेकिन ओवरऑल फिर भी हमारे बाकी फैक्टर्स बेहतरीन है। जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनकी सेल्स में इजाफा हुआ है 7% ईयर ऑन ईयर। ये ऑलरेडी मैं आपको काफी अर्से से बता रहा था कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के अंदर सेल्स में आपको इजाफा नजर आएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन हमारी 2-3 साल चली थी, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से शूट अप की थी, उसके बेस के ऊपर लोग थोड़ा सा पेट्रोल कम डर के मारे भी कम कर देते हैं। लेकिन अब जो है चूंकि कांस्टेंट होगी हुई प्राइसेस एक साल से, अब इसकी सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गई है। ठीक है, स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, दिस इज नाउ इंक्रीज टू 14.5 बिलियन, वैसे यहाँ 14 लिख दिया मैंने गलती से, 14.5 बिलियन डॉलर्स, विच इज अगेन एक्सेप्शनल। कि आपके इतने बुरे हालात चल रहे थे आज से 2 साल पहले, अब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस भी आ रही हैं। स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो हैं वो इस टाइम 14.5 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गए हैं। चाइना ने अपने जो हमें पैसे दिए हुए थे लोन की सूरत में, उसको रोल ओवर कर दिया, रीफाइनेंसिंग की तरफ भी सिचुएशन है। तो 3.4 बिलियन डॉलर जो हमारे थे उनके, वो हमारे रोल ओवर हो गए। सो अगेन दिस इज अ गुड साइन। वर्ल्ड बैंक रीअफर्म्स कमिटमेंट टू 40 बिलियन डॉलर्स फ्रेमवर्क विद पाकिस्तान। ये पहले पुरानी न्यूज है, लेकिन रिकन्फर्मेशन है कि अगेन वर्ल्ड बैंक भी उसकी तरफ से भी पैसे आएंगे। अगेन वर्ल्ड बैंक से जो पैसे मिलते हैं वो डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जेहन में रखना है। इसके बाद जो है गैस की प्राइसेस आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हैं, वो ओगरा ने पास कर दी हुई है कि इसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। डोमेस्टिक जो आपके जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए इनकी प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। एसएनजीपी और एसएसजीसी के लिए दिस इज गुड, क्योंकि ये कंपनीज गैस बेचती हैं, ये सारी उसकी जो डेवलपमेंट होती है, सारी इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो अगेन गुड स्टॉक्स टू एक्यूमुलेट अगले 1 साल 1.5 साल के लिए, अच्छे स्टॉक्स है आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एटलस होंडा ने अपनी बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं अगेन बजट के बाद। ये एक्सपेक्टेड भी था कि बजट के अंदर आपके जो सिचुएशन होगी, क्योंकि उसके बाद जो है अगेन कीमतें बढ़ाई जाती हैं। जून की इन्फ्लेशन जो है वो आपकी गिर गई है 3.2% पे, अगेन विच इज वेरी गुड फॉर अस। इन्फ्लेशन हमारी कम ही जा रही है, बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारी कम ही रहेगी। ठीक है, किया जो है उसने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं तकरीबन 7 लाख रुपए से, अपनी प्राइसेस को मजीद बढ़ा दिया। सुजुकी गाड़ी भी बढ़ गई, उनकी भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो अगेन बजट के बाद ये नजर आता ही है कि आपकी प्राइसेस ये बढ़ जाती हैं। तो ये थे सारे फैक्टर्स मेरे एंड से फराज। तो आई होप के हर आपको भी नजर आ रहा है कि मार्केट सारे हालात ठीक चल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी सारी बेहतर जा रही है। वी आर अगेन सजेस्टिंग कि आपको इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट में रखनी चाहिए। अच्छा, अंडर इंडेक्स की सिंपल बात करें, कहीं पे कोई साइन नहीं है ऐसा कि कहें कि यहाँ पे टॉप है और यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत करेक्शंस आ सकती हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस हफ्ते भी इसी तरह से मार्केट परफॉर्म करती हुई जाए। और जो हमारा पहला टारगेट था लास्ट वीक जो हमने डिफ़ाइन किया था, वो 128,600 से 29,800 ईजीली इसको ब्रेक करके इससे ऊपर जाके खड़ी होगी मार्केट। अब जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं आपके वो 141 तक के हैं। ज़ाहिर है ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, सो कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे नहीं नज़र आती। जो प्रोजेक्शंस 141 की हैं वहाँ तक इसको इजीली जाना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो री एक्यूमुलेटिंग स्कीमेटिक थी, जो मैंने बहुत टाइमली बता दिया था, स्प्रिंग भी परफॉर्म होगा वाइक ऑफ के ऊपर, और उसके बाद मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगी और रैली करेगी, और अब हायर हाइज एंड हायर लोस की नया ट्रेंड शुरू हुआ है। सो मोस्ट लाइकली यहाँ पे कोई मेजर करेक्शंस फ़िलहाल नहीं नज़र आती। सो 141 तक का आए करें, और ये मुझे लगता है जल्दी ही इसको हिट कर जाना चाहिए। रही बात वीकली बेरिश डाइवर्जेंस की, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है, एक हाई और लगेगा 133 के करीब कहीं जाएगी, तो ये और यहाँ पे जो RSI के ऊपर ओवरबॉट कंडीशंस हैं, ये पूरी डाइवर्जेंस को डाइल्यूट कर देगी। उसके बाद हो सकता है और बड़ी आपको रैली बनती हुई नज़र आए। सो ओवरऑल कोई ऐसा साइन नहीं है फ़िलहाल कि मार्केट को आप ये कहें कि यहाँ पे टॉप है। सो यहाँ से अब परफॉर्म करना शुरू हुई है मार्केट, और ये सस्टेन करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। सो यहाँ पे अब जो भी अच्छे आपको वैल्यू बाइंग्स नज़र आती है, जब भी मार्केट प्रेशर में आती है, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं वो कहीं रेड नज़र आते हैं आपको या नेगेटिव में नज़र आते हैं, वो मेरे ख़्याल में सिंपल स्ट्रैटेजी रखें, बाय ऑन डिप्स, और जो जब भी मार्केट नीचे मिले इसको बाय करें। फ़िलहाल इसका टॉप कहीं अभी डिफाइन होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। जबरदस्त। अच्छा फराज भाई, आप इस दफा की जो टॉपिक्स हैं वो भी आप शेयर कर दें।
हमारे इस दफ़ा की जो टॉपिक्स हैं जो कल रात को हमने बड़ी आसानी से निकल आई थी क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। सो इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे जो लेवल्स हैं ब्रेक हो रहे हैं और मार्केट में काफ़ी कुछ है। सो जो आज मेरी पिक थी सुबह सवेरे ही GCWL की थी और इस पिक के ऊपर ये कॉल मैंने SFL के क्लाइंट्स को दे भी दी थी और सुबह ही ये फिर शेयर कैप हो गया और सारा दिन फिर कैप रहा। सो ये है GCWL और ये लग रहा है कि इजीली 13.89 को जाके टेस्ट करेगा। सिंपल ABCD की प्रोजेक्शंस है, नया आया है शेयर मार्केट में, सो पैराबोलिक मूव में है और ये 13.89 और हो सकता है उसके बाद भी ये सिंगल टॉप ज़ाहिर है नहीं लगता, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए फिर कंसोलिडेट हो फिर एक लेग और ऊपर की बनाए। सो गोइंग फॉरवर्ड ये हो सकता है ये आपको 18 to 20 रुपीज़ इसके लॉन्ग रन में टारगेट होने चाहिए। फ़िलहाल इसका 13.89 और 14 के करीब के इसके टारगेट्स हैं। तो बाय मंडे या ट्यूसडे अगर ये कहीं करेक्शंस में आता है इसको बाय करके होल्ड करना चाहिए, इसमें अच्छी रैली नज़र आएगी। हमारी ये अभी लिस्ट हुआ है गनी कैम वर्ल्ड और 10 रुपये पे मार्केट में आया था। समझें जिनके पास GCIL था उनको ही मिला था ये और वहाँ से फिर फ्लोर होता होता 5.5 रुपये हो गया, दोबारा से बढ़ा 10-11 रुपये, फिर नीचे करेक्शंस के बाद करेक्शंस के बाद इसमें इसके शेयर्स को कॉर्नर किया गया और फिर दोबारा से अब ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट्स पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं और ये जब GCIL से डीमर्जर हुआ, अब आपको क्या लगता है इसकी फेयर वैल्यू क्या बननी चाहिए फंडामेंटल्स ग्राउंड पे? अच्छा, फंडामेंटली क्योंकि अभी तो इसकी रेवेन्यू सेल्स वगैरह जो है अभी इसके फाइनेंशियल्स आना शुरू होंगे। वैसे इस कंपनी के बारे में यही है कि GCIL से इसका डीमर्जर हुआ है और उसके बाद जो है ये एक कैल्शियम कार्बाइड प्लांट जो है वो सेपरेट कर रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर जो अगेन आपकी जो ऑपरेशंस होंगी वो नजर आएंगी। ठीक है, प्लांट जो है वो एक्सपेक्टेड है ऑपरेशन के अंदर 30 to 40 डेज के अंदर ये मजीद इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो है इसका जो प्लांट है ओवरऑल 78 के इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 10 ईयर की इनकम टैक्स हॉलीडे जो है ये दीज पीपल यानी कि दिस कंपनी कैन एंजॉय। ठीक है, ओवरऑल जो है ये जो प्लांट है वो आपका कैल्शियम कार्बाइड को प्रोड्यूस करता है। इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं आपके, जिसके अंदर कार्बन ब्लैक आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, एसिटिलाइन गैस आती है, कैल्शियम ऑक्साइड आती है, हाइड्रोजन गैस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है, ये सारी आपको ये बनाती है। ठीक है, ओवरऑल अगर आज के फंडामेंटल्स की जिस तरह आप बात करें तो कंपनी को जो है 70 मिलियन शेयर्स मिलेंगे GCIL के। ठीक है, तो वही चीज जो है हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे, मैनेजमेंट जो है अगेन जो GCIL जितना परफॉर्म करेगा उसके रेवेन्यू सेल्स वगैरह बढ़ेगी तो इसको भी इसका फायदा होगा। वैसे GCIL ने अगर देखा जाए तो पिछले एक साल के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं उसके तकरीबन 84% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं और उनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो इस टाइम पे काफी 31-32 चल रहा था पिछले साल, इस दफा जो है वो 47% इंक्रीज हो चुका है। सो अगेन वेरी गुड कंपनी। ऑलरेडी GGL की भी कॉल अब आपने दी थी, 2025 की दी भी है, GCIL की हमने कॉल 2-3 दफा दी है और अगेन अब GCWL की भी सेम ग्रुप की हमें दोबारा एक और कॉल। हमारा जिस तरह आपने कहा है कि GCWL को के पास GCIL के शेयर्स हैं और GCIL परफॉर्म करेगा, GCWL को भी फ़ायदा होगा। अभी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है GCIL का मारी पेट्रोलियम के साथ, सो डेफिनेटली उसके भी जो प्रॉफिट्स हैं या रेवेन्यूज़ हैं वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद हमारा जो सेकंड पिक है वो टायर कंपनी की है, गंधारा टायर्स एंड रबर्स, और ये आज एक सुबह के टाइम पहले एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया था 44.93 की। राइट नाउ ये आज जो क्लोजिंग हुई है अगेन ये अपर कैप पे हुई है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है और अगर ये मंडे को और बेहतर तरीके से ओपन होता है 48.1020 पे, सो इसके फिर इजी टारगेट्स हैं, ये 54 को जाके टेस्ट करे। और एक और चीज़ ये कि ये हो सकता है ये जाके 56 के जो इसके अभी रिसेंट हाइस थे दिसंबर 2024 के, उसको भी ब्रेक करते हुए ये परफॉर्म करे। सो इस साल ये जो था बड़ा ही लैग करता रहा है पीछे, इंडेक्स परफॉर्म करता रहा है, ये काफ़ी पीछे रहा है। सो अब मुझे लग रहा है कि ये इंडेक्स को कहीं ना कहीं कैच ज़रूर करेगा और हो सकता है अपने 56 वाले हाइस को भी ब्रेक करे। फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो इसके 54 के हैं, 48 पे मिले बाय करें, स्टॉप लॉस इसका रख लें आप लोग, आज का लो रख लें जो बनता है 43.72 का। सो इस पे अच्छा पोटेंशियल फ़िलहाल नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये बहुत अच्छी एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाने के बाद लोअर हाई को ब्रेक किया। अब ये मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी बड़ी रैली बननी चाहिए।
बाकी आप बताएं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर कि क्या ऐसा है कि अपने हाइस को ब्रेक कर जाए। अच्छा, ऑलरेडी के सेल्स की बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत इसकी स्लाइटली सेल्स थोड़ी सी कम है, 1% इसने डाउन इसकी सेल्स हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तकरीबन 14.6% आया है। अर्निंग्स जो है इसकी पिछले साल की निस्बत 50% डिक्लाइन हुई है। ये थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम भी, मुझे याद है नवंबर दिसंबर के अंदर हमने इसकी कॉल दी थी, उस टाइम इसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद जो जैसे रिजल्ट इसका थोड़ा सा बुरा आया था उसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया था। अच्छा, ओवरऑल जो है एक्सचेंज लॉस जो है इस दफ़ा इसने थोड़ा सा दिखाया, जिसकी वजह से जो हम ईपीएस की बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम आई है। 13 मिलियन का इसका ये एक्सचेंज लॉस है, और जो लास्ट ईयर था वो एक्सचेंज गेन था तकरीबन 41 मिलियन का। ठीक है, दूसरी बात जो है फार्मर की जो आउटपुट कम रही है पिछले 6-7 महीने के अंदर, वो रीज़न ये पोर्ट्रे करते हैं, बताते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो इस वजह से कम रही है। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड जो है एक बहुत बड़ा फायदा इनको होने वाला है, सोलर प्लांट ये लगाने लगे हैं 2 मेगावाट का। और दूसरा, अगर आप देखें रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो आपकी यूरिया की सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि दोबारा से रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगी। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर भी शायद इसकी भी सेल्स उसी तरीके से सही हो जाए। अच्छा, फराज, मैं थोड़ा सा इसको सरमाया के ऊपर भी दिखाना चाह रहा हूँ। जीटी वायर को पहले में हम कवर कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पिक के ऊपर हम आ जाते हैं। सो यहाँ पे लेट्स कम टू जीटी वायर। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अगेन ये अभी तो फिलहाल कैप हुआ है, जैसे ऑलरेडी हमने रात को आइडेंटिफाई किया है, ये ऑलरेडी इसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दी है। अगर मैं नीचे यहाँ पे आता हूँ थोड़ा सा, अगर एक साल की अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में इसकी निस्बतन इतनी अच्छी नहीं रही। रिसेंटली अब थोड़ी सी ऊपर जाने लगी है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि रिजल्ट इसका थोड़ा सा बेहतर आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैं बात कर रहा था कि आपके रिसेंटली अगर ये क्वार्टरली मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली पे गया हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें फोर्थ क्वार्टर से जो आपका 2024 है, उसके बाद 3 क्वार्टर जो आपके रिजल्ट आए, जिसमें हम ये बुल्स एंड बीयर्स में हमारे तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं, 8-9 महीने हो चुके हैं तकरीबन। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट्स इसके थोड़े से सिग्निफिकेंटली नीचे आए हैं। रेवेन्यू यहाँ पे अगर आप देखो तो तकरीबन 3.86 आपको नजर आ रहा है बिलियन रुपीज, और नेट इनकम तकरीबन आपकी 21 है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो अगेन उससे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपके रेवेन्यू तो बढ़े हैं, लेकिन आपकी जो अर्निंग्स है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुई है। तो अगेन जो हम अभी एक्सचेंज लॉस की बात कर रहे थे वो अगेन इसी के अंदर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो थर्ड क्वार्टर के अंदर अब आपकी थोड़ा सा पिछले वाले क्वार्टर से थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर है, यानी कि नेट इनकम आपकी थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर मेरे ख्याल से देखा जाए तब थोड़ा सा अभी भी डिक्लाइन है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ये 2024 का आपका एनुअल रिजल्ट है 229, और अगर इस दफा का देखें तो तकरीबन 92, तो थोड़ा काफी हद तक इसका नीचे यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू में आ जाएं, सो टीटीएम में भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1% इसका डिक्लाइन था, तो मैं यहीं से आपको देख के बता रहा हूँ कि आपका जो टीटीएम के अंदर बेस पे रेवेन्यू आपका काफी हद तक डिक्लाइन हुआ है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ आपको नजर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप प्रॉफिट में नेट इनकम में आ जाएं तो ये नेट इनकम आपकी काफी हद तक डिक्लाइन हुई है, 229 से आपकी 92 पे आई है। तो बेसिक ईपीएस आपका काफी हद तक हिट हुआ है इसकी वजह से, 1.88 से आपके तकरीबन 0.676, तो 50% का यहाँ पे भी अगेन आपको डिक्लाइन नजर आ रहा है। जी, बैक टू फराज भाई। हमारा थर्ड पिक जो मेरी इस हफ्ते की है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ है, और ये कंडीशनल बाइंग है। कंडीशनल बाइंग का ये मतलब है कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, जो 196 और 197 का जोन है, ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, बेसिकली ये सिंपल हायर हाइज एंड हाई लोज बनाता हुआ रहा है। एक हाई ये था, एक हायर लो ये था, अब नया हाई बना है, थोड़ी सी करेक्शंस एंड देन ब्रेकआउट टूवर्ड्स 220 वाले टारगेट्स को जाके हिट कर सकता है, जो इसकी 2024 जुलाई का हाई था। सो मोस्ट लाइकली ये इजीली ब्रेक हो जाना चाहिए, और ब्रेक होने के बाद 224 को जाके टेस्ट करे, और मुझे लगता है ये 224 को भी 221 ये वाला जो रीजन है इसको भी ब्रेक करने की पूरी पोटेंशियल रखता है। सो इस पे बहुत अच्छी बाइंग यूँ बने कि जब ये ब्रेक आउट हो रेजिस्टेंस का, उस टाइम बाय करें। स्टॉप लॉस फिर आपका 177 78 का बन जाएगा, और फिर टारगेट 221 का इनिशियल फर्स्ट टारगेट, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर इसके ऊपर पोटेंशियल है कि रैली करता हुआ नज़र आए। अमार फंडामेंटल्स इसके अब कैसे हैं? लास्ट टाइम हमने इसकी कॉल दी थी, लास्ट ईयर बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था, और हमारे टारगेट्स हिट करने के बाद इसके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए थे, फिर ये नीचे आ गया।
और अब दोबारा परफॉर्म करना शुरू हुआ है। अब इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं? अच्छा, ऑलरेडी अगर आप सेल्स की बात की जाए तो सेल्स पिछले साल की निस्बत 19.8% नीचे है, यानी कि 20% आपकी सेल कम हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है इसके काफ़ी डिक्लाइन किए हैं, 16% से तकरीबन 10% पे आ गए। अर्निंग्स पर शेयर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई थी, 70% इसकी डिक्लाइन ओवरऑल डिक्लाइन हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि मैंने रिसेंटली अभी इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड के ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो मैंने बना दी हुई है। अगेन आपको कुछ दिनों के बाद आप लोगों को वो सरमाया की यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो इतनी फ्लक्चुएशन आपको स्टील इंडस्ट्री में नजर आ रही है ना, उसके पीछे आपको स्टील इंडस्ट्री को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में गया हूँ कि कॉस्ट स्टील की जो है वो कैसे निकाली जाती है और आपका जो स्टील की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर जो डिटरमिन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर पिछले एक साल के अंदर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि स्टील की प्राइसेस इंटरनेशनली नीचे आ रही थी। जब आपकी इंटरनेशनली नीचे आती हैं तो जब पाकिस्तान के अंदर भी स्टील की प्राइसेस को निकाला जाता है वो आपके इस बेस पे निकाला जाता है कि अगर इंटरनेशनली जो आपका स्टील बन के पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, जो भी इसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह जो लगती हैं, इंपोर्ट होने के बाद जो रेट होगा वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर उस तरह से एडजस्टमेंट होनी होती है, ठीक है। अगर वो सस्ता बिक रहा है तो जाहिर सी बात है जो आपका कस्टमर होगा पाकिस्तान के अंदर वो वाला स्टील प्रेफर करेगा बजाय इसके कि यहाँ से जो बना हुआ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बना हुआ वो स्टील को वहां से खरीदे। तो इस वजह से स्टील जो इंटरनेशनल रेट होता है जिसको HRC भी कहा जाता है, आपको ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मिल जाएगा, वो रेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील के स्क्रैप के रेट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पिछले एक साल के अंदर काफी हद तक डिक्लाइन हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, चूंकि अभी फिलहाल रिजल्ट तो इंप्रूव नहीं हुए, लेकिन रिजल्ट्स की जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो इस वजह से नजर आ रही है कि बजट के अंदर जो है इसको बहुत ज्यादा फायदा, स्टील सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उसकी दो रीजंस हैं। एक तो आपकी कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी आपकी स्टील स्क्रैप के ऊपर ये कम करने लगे हैं। फ्लैट स्टील के ऊपर जो आपकी ड्यूटीज हैं वो 5% वो भी कम कर दी हैं। तो ISL INL के लिए काफी हद तक बेहतरी इसके अंदर आएगी। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी ये हुई है कि जो आपका फाटा पाटा रीजन के अंदर जो आपकी बहुत ज्यादा स्टील स्मगल होके आता था वो आपका तकरीबन जो मार्केट में जो रेट स्टील का बिकता था उससे 50,000 रुपए पर टन जो है उससे सस्ता बिकता था। तो अगेन फाटा पाटा रीजन बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा था पूरी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और यहाँ पर्सपेक्टिव में बताता चलूं कि पूरे जो नॉर्दर्न एरिया के अंदर 20% आपका जो स्टील है वो डंप होता था फाटा पाटा से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव इस दफा लिया है कि उसके ऊपर 10% का सेल्स टैक्स अब ये लगाने लगे हैं फाटा पाटा रीजन के ऊपर, और जो अगले 3 साल के अंदर ये 2% मजीद बढ़ के तकरीबन 16% हो जाएगा, जो कि INIL और ISL के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसी वजह से आपके रिजल्ट ये जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उसी की बेस पे जा रहे हैं। सही है। हमारा जो नेक्स्ट पिक है वो सुई नॉर्थ की है, और सुई नॉर्थ में हम देख सकते हैं कि ये हमारी प्रीवियस एक कॉल थी जिसमें हमने ABCD की प्रोजेक्शंस निकाली थी, और हमने बहुत अच्छे लेवल से इसको राइट लिया था 70-75 से, और हमारे फर्स्ट टारगेट 116 के थे जो हिट हुआ। फिर हम जब ये C पॉइंट पे था फिर हमने दोबारा कॉल दी थी और फिर हमारे टारगेट्स हिट हुए थे। राइट नाउ अब जो ये अपने D पॉइंट्स तक की इसकी प्रोजेक्शंस थी, मुझे लग रहा है कि ये अब जाके इजीली ब्रेक कर देगा या उस तक वो पहुंच जाएगा। सो अब इसका ट्रेड प्लान ये बनता है कि जब भी ये अपना ये वाला हाई ब्रेक करे जो 124 का है, इस पे नज़र रखें, 124 के ब्रेकआउट पे बाय करें। टारगेट्स इसके 140 के हो जाएंगे, स्टॉप लॉस फिर आपका 113 का हो जाएगा जो कि ये वाला लो बनता है। सो अगेन कंडीशनल बाइंग, 124 का ब्रेकआउट, टारगेट्स 140 और फिर आपका स्टॉप लॉस 113 का होगा। सो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये जाके अपने D पॉइंट को टेस्ट करे। हमारे सुई नॉर्थ के फंडामेंटल्स अब क्या कहते हैं? रिसेंटली डिविडेंड आया, एक्स हुआ, साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट हुआ। अब जो है एक और रिज़ल्ट आने वाला होगा, ज़ाहिर है क्वार्टर एंड है, तो मोस्ट लाइकली अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो फिर ये अगेन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसे गैस टैरिफ के अभी ही ओगरा ने प्राइसेस को बढ़ा दिया है। अगेन सबसे पहले फायदा किसको होता है? SNGP को, दूसरा SSGC को। इन्हीं कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी एनर्जी मिक्स है, यानी कि जो अगर हम गैस को, ऑयल को जो जिस तरीके से यूज करते हैं, तो 30% का जो मिक्सचर है वो आपका एनर्जी आती है गैस से, ठीक है। 69% मार्केट का शेयर जो है, यानी कि 70% समझ लेते हैं, SNGP के पास है। तो सबसे पहली चीज जो है ना, जब भी आपको नजर आए कि गैस की प्राइसेस
बढ़ने वाली हैं तो आपके एसएनजीपी को परफॉर्म करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सेल्स अगर पिछले साल के निस्बत देखा जाए तो 12% का इसके अंदर इजाफा है, जो कि तकरीबन अब ये 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है ये सेल कर रहे हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे है, 3% नीचे है, लेकिन अगर पिछले साल के पिछले क्वार्टर से देखा जाए 40% का निस्बतन ड्रॉप है, लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो इसकी अर्निंग्स जो है वो 80% इंक्रीज की है, ठीक है। और जो आपकी पिछले साल का जो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर था उसमें तकरीबन 2 टाइम्स जो है इसकी अर्निंग्स इंक्रीज की है। अच्छा, इनको पैसा जो ज्यादातर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है कि इंटरेस्ट इनकम के तौर पर जो आपकी लेट पेमेंट सरचार्ज ये इन्होंने लगाया गैस के बिल्स के अंदर, जो जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं की थी तो उसके बेस के ऊपर इनके काफी हद तक अर्निंग्स जो इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है ये सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस का जो ऑलरेडी ये काम करते हैं, रिसेंटली इन्होंने शहीद फहद अशफाक प्रोजेक्ट जो है इन्होंने कंप्लीट किया है। उसके अलावा जो है बनू वेस्ट 1 प्रोजेक्ट इनका तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब जो आने वाले जो प्रोजेक्ट है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, उसमें कोट पालक गैस प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद के अंदर ये यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इनके फैक्टर्स है। अगेन मैं थोड़ा सा सरमाया की वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से फंडामेंटल्स को भी आप इसको यूज करके देख सकते थे। तो एसएनजीपी यहाँ पे अगर आप देखें एक बड़ा मजेदार फीचर है, यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो सो ये आपको इंडेक्स का नजर आ रहा है। सो इंडेक्स को मैं कंपनी के साथ यहाँ पे रख के देखता हूँ 1 ईयर के अंदर, तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस 100 से लेके ऑलरेडी जो है यहाँ पे 77 आपको नजर आ रही है। तो एसएनजीपी की ऑलरेडी 77% की परफॉर्मेंस है। 13 रुपीज जो है ऑलरेडी इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, तो इसमें भी आप इसको ऐड कर लें तो तकरीबन 90% की ये परफॉर्मेंस होती है। अब आप ये सोचो कि ओवरऑल कितनी आसान है कि भाई एक कंपनी आप रख के बैठ जाओ। अगर आपकी गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, सबसे पहले किसको फायदा है भाई? एसएनजीपी को फायदा है। सो जस्ट टेक दी स्टॉक, उसको इन्वेस्टमेंट करें। आगे आने वाले वक्त के अंदर भी आईएमएफ की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी ये प्राइसेस बढ़ जाएंगी। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो तो ये एसएनजीपी का कंपैरिजन किसी के साथ भी आप यहाँ पे करके देख लें। सो ओवरऑल आपको पता लग जाएगा कि आपके सिचुएशन कैसी चल रही है, ठीक है। लेट्स सपोज अटक पेट्रोलियम के साथ मैं इसको वैसे कंपैरिजन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें सो एसएनजीपी कितना जबरदस्त परफॉर्म किया है, 77 अगेन 77% और एपीएल ने तकरीबन 25% परफॉर्म किया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी आपका लेटेस्ट जो रिजल्ट आया वो 2024 ये सिमिलर होगा। लेकिन अगर आप पिछले साल की निस्बत देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखें 10 बिलियन जो है इनका तकरीबन प्रॉफिट था, और ये मजीद उठ के जो है तकरीबन अब ये 89 यानी कि हो गया 90% इन्होंने ईयर ऑन ईयर जो है अपना प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, ठीक है। तो कितने मजेदार किस्म का आपको यहाँ पे अगेन डेटा नजर आ रहा है। और ये अगेन नीचे आ जाए बेसिक ईपीएस आप देख लो, अब शूट कर गई है बड़ी तेजी से। टीटीएम का अगर डाटा देखा जाए तो अगर आपने नीचे आके यहाँ पे मजीद देखना है, ऊपर यहाँ पे आपको नजर आएगा टीटीएम, यहाँ पे देख लें। सो यहाँ पे अब आपकी ईपीएस तकरीबन 30 तक ऑलमोस्ट अब आपकी ईपीएस आ चुकी हुई है। इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पे नंबर वाइज देखना चाहते हैं, रेशियोज को देखना चाहते हैं, तो रेशियोज वाइज भी आपको यहाँ पे नजर आ जाए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सो ओवरऑल इसमें भी काफ़ी हद तक इसमें इजाफा आया है आपका। वेयर इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे अगर आप देखें अच्छा सॉरी इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया 2.74, जो अभी मैंने ऑलरेडी बताया था कि थोड़ा सा निस्बतन कम हुआ है, सेल्स बढ़ी है, लेकिन ये चीज इसकी थोड़ी सी यहाँ पे डिक्लाइन हुई है, ठीक है। अच्छा, यही चीज मैं आपको आईएनआईएल का भी दिखा देता हूँ। सो आईएनआईएल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इसके मार्जिन जो हैं वो काफी हद तक डिक्लाइन हुए हैं। अगर यहाँ पे अगर आप ईपीएस को देखो तो बिल्कुल सामने मुझे नजर आ रहा है कि -70% ईयर ऑन ईयर इसकी ईपीएस गिरी थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बता दिया है कि इसकी वजह से गिरी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो तो आपकी यहाँ पे अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आपको दिखा देता हूँ, सो अगर आप देख रहे हो तो ये रेवेन्यू जो है आपका थोड़ा काफी हद तक डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। रिसेंटली जो है वो थोड़ा सा निस्बतन पिछले वाले क्वार्टर की निस्बत थोड़ा सा बेहतर आया है, इसका अर्निंग्स इंक्रीज हुई है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो अभी भी डिक्लाइन वाली साइड पे है। नीचे आ जाए मार्जिन को यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर, यहाँ पे अगर आप आओगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप यहाँ पे देख लें, सो यहाँ पे आपको नजर आएगा 9.85, जो कि आपके पिछले 2-3 सालों के अंदर काफी हद तक ज्यादा था, 14 था, और जो आपका रिकॉर्ड हाई जो प्रॉफिट मार्जिन रहा है वो तकरीबन यहाँ पे 16 के राउंड अबाउट रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस। फिर उसके अलावा जो है अगर आपने स्टील इंडस्ट्री के अंदर किसी और को कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप
लेट्स सपोज मुगल को हम यूज़ कर लेते हैं, या अमरेली स्टील को भी देख लेते हैं। फिर इसके अलावा जो है हम मुगल आयरन को यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है नीचे हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस देखें इसकी कोई 1 साल की देख लेते हैं। सो 1 साल के अंदर जो है आई थिंक तीनों की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री साथ साथ परफॉर्म ही कर रही होती है। रफली तकरीबन सबके रिजल्ट्स आपको सेम ही नज़र आ रहे हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं एडिट रेशियोज के अंदर क्या करता हूँ कि सबको यहाँ पे पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैं सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में आके ये तीनों के मार्जिन्स ओवरऑल देखता हूँ कि मार्जिन्स किसके जो हैं वो ज़्यादा बेहतर थे, ठीक है। यहाँ पे हम ये दोनों के मार्जिन्स देख लेते हैं। इसके अलावा हम और कौन सा देख लें, ठीक है, चलें, आई थिंक यही ऑपरेटिंग मार्जिन, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको सेव किया हमने, नीचे आ जाएं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो अर्निंग्स पर शेयर अमरेली स्टील की काफ़ी हद तक नीचे है, ठीक है। यहाँ पे मुगल और INIL की आपको थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। नेट इनकम मार्जिन पे आ जाएं तो नेट इनकम मार्जिन जो INIL का सबसे बेहतर है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है मुगल का थोड़ा सा बेहतर आ रहा है, यानी कि ओवरऑल जो है रिजल्ट वाइज नेट इनकम का मार्जिन जो है इसका निस्बतन कम है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डाटा ऑन सरमाया, और आपको ऑलरेडी कंपैरिजन करके भी आप इससे काफ़ी हद तक फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, हमारा ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाते हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहले हम गोल्ड को डिस्कस करते हैं। गोल्ड पे लास्ट वीक जो सपोर्ट बताई थी बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म की है इसने। अगर अब मैं इसके एनालिसिस करूं और हमने कहाँ बाय करना है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छे इसने इस टाइम लोअर हाई को ब्रेक किया है। ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, और 4 आवर के ऊपर इसने बहुत अच्छी एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाई। यहाँ पे ये आपकी बुलिश डाइवर्जेंस थी, इस जगह पर बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ। ये लोअर हाई इसने ब्रेक किया इस टाइम, और ये पहला हायर हाई बना, एक हायर लो बन रहा है इस टाइम। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे, आज हॉलीडे है यूएस में, सो मोस्ट लाइकली ये इसी तरीके से बंद हो जाएगा यहीं कहीं पे। सो बाय मंडे अगर ये यहाँ से फर्दर ब्रेक करता है 3365 को, फिर बहुत आसान इसके टारगेट्स हैं कि ये अपने हाइस को जाके टेस्ट करे 3452 को। इन केस ये 3365 ब्रेक करता है तो बाय करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 3450, और अगर ये ब्रेक नहीं करता नीचे आ जाता है फिर इस सपोर्ट जोन के ऊपर, बहुत इजी सपोर्ट है इसकी, ये वाली जो सपोर्ट बनी हुई है इधर कहीं बाय करें। 3284 से 3290 के दरमियान ये सारी सपोर्ट आती है, यहाँ पे बाय करें। फिर दोबारा एक्सपेक्ट करें कि 3450 पे जाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो यही वाला लोअर लो जो डिफ़ाइन हुआ है लास्ट फ्राइडे को 3245 का 3240 रख लें। ये स्टॉप लॉस रखें जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मोस्ट लाइकली अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। उसके अलावा इस टाइम अगर ये हाई था और ये हायर लो है, और इसी के ऊपर फिर आपको एक चलें हिडन डाइवर्जेंस नहीं है, ऐसा लग रहा था कि है, लेकिन चलें मोस्ट लाइकली 3365 को ब्रेक करे तो बाय करें, या फिर नीचे सपोर्ट के ऊपर बाय करें। सो 4 आवर पे बुलिश ही है। बाकी आप बताएं हमारे कोई COT पे कोई चेंजेस हैं इसकी, कोई फंडामेंटल्स? अच्छा, ओवरऑल गोल्ड की बात कीजिए तो जुलाई का जो पूरा मंथ होता है उसके अंदर गोल्ड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरी बात जो है डॉलर ऑलरेडी अभी आगे भी मेरे ख्याल से आप डिस्कस करेंगे, डॉलर जो है जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा बेहतर इस वीक के अंदर बेहतर परफॉर्म किया करेगा, और पाउंड USD भी हमने देखा वो काफ़ी हद तक नीचे आया था। दूसरी बात जो है ऑलरेडी जो ट्रम्प का जो आपका बिग बिल जो वो अब आ रहा है आगे जाके, वो अगेन जो है डेफिसिट स्पेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिसिट स्पेंडिंग जो है इससे क्या होगा, अगेंस्ट यूरोट्स के ऊपर आप इकोनॉमी को चलाने लगे हो, और उसकी बेस के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी रैलीज नजर आएंगी, इस साल भी रैली नजर आएगी, और उसके साथ साथ जो है आपके डॉलर के लिए दैट इज बेरिश, ठीक है। तो जो डॉलर के लिए जो बेरिश होगा वो अगेन गोल्ड के लिए अच्छा होगा। तो ये सिंपल एक लॉजिक बनती है जिसकी वजह से मुझे गोल्ड अब इस जुलाई के अंदर भी पूरे मंथ के अंदर मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। चलें, ज़बरदस्त। हमारा नेक्स्ट पाउंड USD को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने आपने भी कम्युनिटी में बोल दिया था एक दिन पहले कि ड्रॉप होने वाला है, और
मैं जो आय कर रहा था लास्ट फ्राइडे को कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी कि 1.38 तक जाए या 3830 तक जाए, वहाँ पे जाके शॉर्ट करें फिर ड्रॉप होगा। अच्छा, ये मुझे लगता है किसी ने पहले ही सुन लिया उन्होंने उधर तक जाने ही नहीं दिया और उसके बाद मैसिव ड्रॉप हुआ और उसी सपोर्ट जोन के ऊपर हुआ। स्टिल मैं इसको अब दोनों तरफ प्ले करना चाहूँगा। दो सपोर्ट जोन जो इसके, अगर ये इस वीक कहीं पे 34 300 से लेके 1.34303 और 60 1.3460 यहाँ कहीं आ जाता है तो मैं इसको बाय करूँगा, क्योंकि कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता, ये एक बाउंस करके लोअर हाई ज़रूर बनाएगा। सो अच्छी खासी करेक्शंस के ऊपर इस सपोर्ट जोन के ऊपर डेली की ये जो बन रही है, यहाँ पे मैं बाय अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से अगर ये 1.38 00 या 1.3830 की रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करता है तो वहाँ पे मैं शॉर्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये बिल्कुल बीच में चल रहा है 1.36400। सो 200 पिप्स नीचे आएगा तो मैं बाय अटेम्प्ट करूँगा, 200 पिप्स ऊपर जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट अटेम्प्ट करूँगा। सो मैं दोनों साइड्स पे इसको प्ले करूँगा। अमा ट्यूसडे को पाउंड का डेटा आया था और आपने पहले ही बता दिया था कि ये ड्रॉप होने वाला है, डेटा अच्छा नहीं आने वाला। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसा है। तो मैं दोनों एंड से देख रहा था कि डॉलर का जो है मुझे नंबर्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। मैंने ऑलरेडी जो अपनी जो सरमाया की कम्युनिटी है, मैंने हर वीक के अंदर मैं एनालिसिस बताता होता हूँ कि आपके कौन कौन सी करेंसीज जो है किस तरह से परफॉर्म करेंगी। तो मैंने ये भी कह दिया था कि ट्यूसडे वाले दिन जो आपका डॉलर का लेबर का डाटा आने वाला है, ये लेबर का डाटा थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से लगातार वो नीचे जा रहा था। तो ये हमेशा नहीं होता कि आपका हर महीने वो नीचे जाता रहे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आनी थी। वो भी ये था कि टैरिफ की जब चीजें हमने डिस्कस की थी अप्रैल की, वो अब थोड़ी सी ईज आउट हो रही थी, कूल डाउन हो रही थी, उसकी बेस के ऊपर भी नजर आया कि सिचुएशन बेहतर है। आगे आने वाले के जो बिल्स की बात हो रही है, वो भी हमें ये इंडिकेशन कर रही थी कि डॉलर का थोड़ा सा निस्बतन डाटा ठीक आएगा। अभी जिस तरह से आप बता रहे हो कि ये हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, नीचे भी आके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मुझे डॉलर जो है इन गोइंग फॉरवर्ड वीक लगता ही है। लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है कि ये पहले नीचे पाउंड यूएसडी आपको नीचे जाता हुआ नजर आए, हो सकता है उसके बाद जो है आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो पूरे नेक्स्ट वीक के अंदर कोई मेजर न्यूज नहीं है डॉलर से रिलेटेड, ठीक है। जब भी आपकी ऐसी कोई चीज सिचुएशन हो कि डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज ना हो, तो सीजनल्स के ऊपर ज्यादा गेम आ जाती है, फोकस उस पर आता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड डॉलर की, ये इन कंट्रीज की आपकी सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। दूसरी चीज, अगर आपको याद होगा तो मैंने फेसबुक के सरमाया कम्युनिटी के ऊपर भी शेयर किया था कि 28 जून से लेके 15 जुलाई तक जो है आपकी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है और यूएसए की मार्केट है, ये हमेशा बुलिश ही रही है। और पिछले 15 सालों के अंदर जो नैस्डैक है, उसने किसी भी साल के अंदर नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, मतलब 15 के 15 साल उसने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई है। सही, ज़बरदस्त अमार। और अब नैस्डैक आपने बोला है तो उसी पे चलते हैं, उसकी चार्ट पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ये हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे इनिशियल टारगेट जो थे वो हिट हो गए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी मेच्योर रैली हो चुकी है। जो टैरिफ का जब प्रेशर आया था 16,300 से लेके 22,000, ऑलमोस्ट 23,000 हो गए। सो ये बहुत बड़े मैसिव रिटर्न्स हैं, ऑलमोस्ट 50% बनते हैं। सो अब मुझे ये लगता है कि थोड़ी करेक्शन आ जाए यहाँ पे, 2,000 पॉइंट्स की 21,500 हो जाए या 20,500 हो जाए या 21,000 हो जाए, यानी कि 20,500 से लेके 21,500। सो ये करेक्शन आ जाए, उसके बाद फिर एक और, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 14 जुलाई तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इसकी, 1-2 दिन करेक्शंस आ जाएं और फिर उसके बाद नई रैली इसमें फिर नज़र आए। और हमारा जो इस साल का टारगेट है वो 24,000 प्लस का है, जो हमने इस साल के शुरू में प्रेडिक्ट किया था कि 24,000 तक जाएगा। सो फिर उसको जाके टेस्ट करना चाहिए। सो इस पे भी बहुत सिंपल स्टांस होना चाहिए। सिंपल आप आ जाएं किसी भी टाइम फ्रेम पर, और टाइम फ्रेम पे आने के बाद कोई भी सपोर्ट जोन डिफ़ाइन कर लें और सपोर्ट जोन पे आए करें। मैं जो आए कर रहा हूँ वो ये 21,500 से लेके 20,000, ये वाली सपोर्ट, यानी कि मैं काफ़ी अच्छी इसके ऊपर 4 आवर के ऊपर तो बड़ी करेक्शन नज़र आ रही है, लेकिन डेली के ऊपर बड़ी माइनर सी करेक्शंस हैं। 4 आवर पे बाय द वे बेरिश डाइवर्जेंस भी है। अब इसके लिए की एरिया ये हो सकता है कि जैसे ही 22,300 को ब्रेक करे फिर आप एक्सपेक्ट करें कि नीचे चला जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर नज़र रखिएगा। और अगर करेक्शंस आ जाती हैं बाय ऑन डिप, एक अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आप इसको लेके राइड कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा मार आप कह रहे हैं कि यूएस डॉलर को वीक होना चाहिए। अगर यूएस डॉलर को वीक होना चाहिए तो क्रिप्टो फिर परफॉर्म करे, और क्रिप्टो के ऊपर ऑलमोस्ट सारी तैयारी मुझे तो नज़र आ रही है। और बाय द वे बीटीसी पहली दफ़ा मंथली क्लोजिंग इतनी अच्छी आई है इसकी, जो जून एंड पे थी वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर थी। तो अब ये जो बुलिश फ्लैग इसका बना हुआ है, इसको ब्रेक हो जाना चाहिए। इसने अपनी पूरी कंसोलिडेशन का टाइम यहाँ पे गुजार लिया। मेरे ख़्याल में विद इन अ वीक और टू इसको अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक करना चाहिए, और फिर जो नेक्स्ट इसकी लेग बनती है वो 146 के करीब की जाती है। सो इस पर नज़र रखें, जैसे ही अपने हाइस ब्रेक करता है 1,12,700 800 जो भी इसके ऑल टाइम हाइस थे, उसके ऊपर बाय स्टॉप के ऑर्डर्स होने चाहिए। जैसे ही वो ट्रिगर होते हैं फिर आप एक्सपेक्ट करें कि इसमें रैली बन सकती है। इथेरियम की बात करें, इथेरियम के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन बनी हुई है। पहले इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश डाइवर्जेंस थी। बेयरिश डाइवर्जेंस की वजह से इसने अपना हायर लो ब्रेक किया। हायर लो ब्रेक करने के बाद इस टाइम जो इसकी डाइवर्जेंस है आरएसआई पे वो सिंक हो गई। तो इसका ये मतलब है कि अब इसमें पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ से बाउंस कर जाए। अब जब बाउंस करने के लिए इसका अगेन इंपॉर्टेंट लेवल 2635 का है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। 2635 की किसी दिन भी इससे ऊपर की क्लोजिंग आ जाए फिर ये परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और फिर जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो इजीली 3050 के बनते हैं। ये वाली जो रेजिस्टेंस है आपकी 3000 से लेके 3050 की। सो इस पे भी नज़र रखें, इंतज़ार करें। तो क्रिप्टो पे दोनों जो हैं आपके बीटीसी अपने हाइस को ब्रेक करें तो बाय स्टॉप आप लगाएं और कंडीशनल बाइंग करें। इसके ऊपर भी इथेरियम पे नज़र रखें। 2635-40 का जो लेवल है ये क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे डेली बेसिस के ऊपर, फिर ये परफॉर्म करना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। गोल्ड बाय ऑन डिप है, लेवल्स बता दिए। पाउंड यूएसडी दोनों तरफ को प्ले कर सकते हैं। जो लेवल्स हैं वो करंट प्राइस से बहुत ऊपर है और नीचे हैं, जब भी आए उन लेवल्स पे टेस्ट करें। बाकी नैस्डैक बाय ऑन डिप्स है, उसके ऊपर भी 4 आवर पे बेयरिश डाइवर्जेंस है। जब वो हाई लो ब्रेक करे तो फिर एक्सपेक्ट करें नीचे जाए। इथेरियम और बीटीसी आपको लेवल्स बता दिए, और 100 इंडेक्स जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है वो तो अच्छी परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, उसकी टॉपिक्स भी बता दी। सो आपके एंड से कुछ है तो बताएं, फिर रैप अप करते हैं उसको। परफेक्ट हो गया। चलें अब रैप अप करते हैं। ऑलरेडी आपने सारा डिस्कस कर दिया, सारी चीज़ें आर ऑलरेडी गुड। एक चीज़ जो ग्लोबली देखा जा रहा था कि आपका जो यूएसए का जो बिल आएगा वो कैसा आएगा, तो इस टाइम पे मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि आपका जो बिल आने वाला है वो सारा डेप्ट फाइनेंसिंग के ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, जो कि आज से कुछ 6-8 महीने पहले बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी इलॉन मस्क और जो ट्रम्प की जो आप पे उसमें रोमांस चल रहा था, जिसकी बेस के ऊपर ये कह रहे थे कि आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा कट आएंगे, आप स्पेंडिंग को कट करेंगे। लेकिन जब बिल आया तो अगेन जो है दोनों पार्टीज ने मिलकर कह दिया कि भाई हम जो है डेप्ट फाइनेंसिंग के ऊपर ही ज़्यादा डेप्ट फाइनेंसिंग कह रहे हैं। तो ओवरऑल जो फिजिकल आपकी फाइनेंसिंग जो हो रही है वो आपकी एक्सपेंशनरी साइड पे ही है। तो आपके आगे आने वाले टाइम पे नजर आएगा कि थोड़ा सा मार्केट्स वगैरह परफॉर्म करेंगी, थोड़ा सा वो स्टिमुलेशन रखना चाह रहे हैं इन इकोनॉमी, और उसकी बेस के ऊपर हालात आपके बेहतर ही रहने हैं इस साल के अंदर। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट हमारी भी बहुत अट्रैक्टिव है। आई विल सजेस्ट कि आप पाकिस्तान मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपकी डेफिसिट ज्यादा रहेगा तो डॉलर नीचे रहेगा, डॉलर के ऊपर प्रेशर रहेगा। सो आपके बाकी कंट्रीज के अंदर जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पे भी परफॉर्मेंस आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, चलें। एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द कोर्स, तो मेरा अब रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली है, तो फौरी तौर पर रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। मेरी तरफ से, समा की तरफ से, फराज भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।